प्यारे दोस्तों, तो बहुत समय बाद करीब-करीब 6 से 7 दिन हो गए और हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। इसके लिए मैं आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया था कि मेरे घर में एक मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे जो नाना जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इसके चक्कर में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि कंटेंट रेडी करना, सर्च करना, थोड़ा-सा एक हेक्टिक वर्क हो जाता है। अभी चलिए आज हम लोग जो करेंगे उस 2017 का जो हम एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हम लोग काम कर रहे थे, जिस पे हम लोग हमारा काम चल रहा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं यही 2017 का एमपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में जो लोग आते हैं उनके लिए एक और फैसिलिटी है कि वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बोलने का ही पूरा हक है, आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। अ, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि लिबरलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, उदारीकरण में क्या शामिल नहीं है। ठीक है? तो आपके पास चार आंसर दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आंसर तो एक ही होगा कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों का उदारीकरण, इंकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग, वित्तीय बाजार का विकास, मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका। ठीक है? तो आंसर क्या होगा आपके पास? आंसर जो है वो है, आप 1 मिनट सोचिए पहले, उसके बाद आंसर को समझ समझ लीजिए कि प्रश्न हमसे बोल क्या रहा है। यहाँ पे डज़ नॉट इंक्लूड बोला है ना, नॉट वाला जो वर्ड होता है ना, उसको आप लोग कभी-कभी गौर नहीं कर पाते, तो इसका खामियाज़ा भी अपन को उठाना पड़ता है। ठीक है? तो ये भी आप हमेशा ही याद रखिए कि जो नॉट वाला पॉइंट होता है ना? ये नॉट जो लिखा रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्या शामिल नहीं है? ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि नीति का उदारीकरण तो होगा ही होगा। नीति थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है कि चलो ठीक है भाई, पहले नहीं कर सकते थे, अब कर लीजिए, है ना? प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है लिबरलाइजेशन में, सारे लोग को बराबर मौका मिल जाता है ना? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब लिबरलाइजेशन होता है ना, तो ये जो होता है मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये कम हो जाता है। ठीक है? मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप जो पब्लिक सेक्टर का, जैसे रेलवे था, है ना? रेलवे है जैसे कि हमारे यहाँ, तो रेलवे जो है वो आपके एक पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। वहाँ पे कोई दूसरा प्राइवेट में कोई रेलवे नहीं चला रहा है आपका। ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पे लिबरलाइजेशन नहीं है। लेकिन बाकी जगह देखेंगे आप, एयरपोर्ट्स, कई कंपनियां हैं जो एयरपोर्ट्स, उनकी जिनके खुद के एयरपोर्ट हैं, खुद के हवाई जहाज चलते हैं, तो वैसे जगह पे उन्होंने लिबरलाइजेशन किया हुआ है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी मार्केट को हर तरह से ओपन कर देना, और बिना ये बोले कि भैया सबसे बड़ा शेयर मैं रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे लोगों के पास बराबर मौके होते हैं, जो मौके का फायदा उठा ले। ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसको मैं सोचता हूँ कि क्लास 12 का जो बच्चा होगा वो बना लेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेक्चरर के लिए भी ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर लेक्चरर के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्या? तो हाँ, बिल्कुल, लेक्चरर के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, और वैरायटी के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। लेक्चरर में क्वेश्चन की वैरायटी नहीं होती। वैरायटी के नाम पे उसमें केवल एक लिमिटेड सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है? तो यहां से अपन लोग करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इफ सेल इज 8 लाख। ठीक है? सेल जो है आपका 8 लाख रुपए है, और कॉस्ट ऑफ सेल इज 4,80,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 4,80,000। मतलब सेल करने के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ता है? 4,80,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सारे खर्चे लिखते हैं अपन, वो कितने हैं? 1,20,000 के। जब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। बिक्री पर 8 लाख, बिक्री 8 लाख रुपए की है, बिक्री की लागत 4,80,000 रुपए है,
अप्रत्यक्ष खर्चे जो होते हैं 1,20,000 के हैं, शुद्ध लाभ अनुपात क्या होगा? देखिए 4,80,000 जो यहाँ पे है, तो सर 4,80,000 में आप 1,20,000 ऐड कर देना, बिकॉज़ आपको नेट प्रॉफिट बोला है। ग्रॉस प्रॉफिट बोला होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेते हैं, ठीक है? आपको भी पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब लेते हैं, जब अपन को नेट प्रॉफिट की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे 4,80,000 और 1,20,000 टोटल आपका हो जाएगा 6 लाख, ठीक है? 6 लाख का आपका हो जाएगा। अब 6 लाख जो है वो 8 लाख का कितना है, ठीक है? तो 8 लाख माइनस 6 लाख जो है, सॉरी, 8 लाख माइनस 6 लाख आप करेंगे तो आपको आंसर जो है वो आपको मिलेगा 2 लाख का। तो 2 लाख इज नथिंग बट द इक्वल नथिंग बट द 25% ऑफ 8 लाख, ठीक है? तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट होगा इट इज 25% ऑफ सेल, ठीक है? 25% ऑफ सेल। और कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट होगा? ये 33.33% ऑफ कॉस्ट होगा। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है कि परसेंट कैसे निकालते हैं, बाकी चीजें हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है? तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल बोलने का मतलब होता है कि ऐसा एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो उतना होना चाहिए, ठीक है? तो जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है? करंट असेट, ठीक है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है? तो सॉरी, करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट एसेट हमारा होना चाहिए 2 और करंट लायबिलिटी हमारी होनी चाहिए 1, है ना? तो ये हो गया हमारा। तो इसका जो है वो होगा ऑप्शन बी 2:1, यही हमारा आंसर है, ठीक है? आइडियल करंट रेशियो हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोलता है वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आर 50,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल विल बी। पिछले वर्ष और चालू वर्ष की कार्यशील पूंजी क्रमशः 50,000 रुपए और 60,000 रुपए है। राशि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होगा। देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 साल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना, इसमें इनडायरेक्ट मेथड होता है या डायरेक्ट मेथड होता है, दोनों में ही हम 2 साल के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अमाउंट में, इसको हम देखते हैं। तो पिछले साल 50,000 का था, यानी कि ये देखिए 50,000 का था, इस साल 60,000 का है। अब ये जो आंसर इसका दिया गया था स्टार्टिंग में, इट वाज इंक्रीज ऑफ 10,000। अब कई लोग को लगेगा सर ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वाज डिलीटेड, क्वेश्चन वाज डिलीटेड। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? आपका ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं कैश फ्लो में, ना कि दोनों के ओपनिंग को या दोनों के क्लोजिंग को लेके, ठीक है? बात समझ गए? ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके निकालते हैं, मतलब एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ओपनिंग में कितना था और उसके क्लोजिंग में कितना था, वो आप देखते हैं। उसके बाद आप उसके बीच का जो फ्लक्चुएशन होता है वो निकालते हैं। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन वाज रॉन्ग। और ये समझते हुए बहुत अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया और इन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, सारे बच्चों को ग्रेस मार्क मिल गए थे। तो बात समझ में आई क्यों हुआ? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आपको जो समय मिल रहा है उसमें अगर आप आंसर कर सकते हैं, ईमानदारी आपकी अपने आप से होनी चाहिए, मेरे से नहीं। तो आप कमेंट करके आंसर लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। जब जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको इतना समय बहुत इजीली मिल जाता है कि आप आंसर अपना लिख सकें। आप आंसर बिल्कुल लिखिए अपना, ठीक है? दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है, कोई मैटर नहीं करता। आप कितने ईमानदार हैं मुझे भी पता चलना चाहिए। ठीक है? आपको भी समझ में आना चाहिए ये चीज़ कि आप कितने ईमानदार हैं। एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि करंट रेशियो का छोटा भाई, ठीक है? एसिड टेस्ट रेशियो। क्यों बोलते हैं इसको एसिड टेस्ट? एसिड बोलने का मतलब, ठीक है, इसको लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है? इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है? लिक्विड रेशियो या एसिड रेशियो बोलने का मतलब होता है कि जो करंट एसेट है, करंट एसेट में से
आप कुछ करंट एसेट निकाल देते हो, जैसे कि आप इन्वेंट्री निकाल देते हो, ठीक है, इन्वेंट्री आप माइनस कर दिए, सॉरी, ठीक है, इन्वेंट्री आपने माइनस कर दिया, और इन्वेंट्री माइनस करने के बाद में आपने जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास कुछ एडवांसेज रखे हुए थे, वो आपने वापस कर दिया। ऐसे ही टूल्स होते हैं, टूल्स आपने माइनस कर दिए, है ना, टूल्स, सॉरी ये मेरे पास स्टाइलस नहीं है, इतना बजट अपने पास है नहीं, तो ठीक है, टूल्स आपने माइनस कर दिए। ऐसे बहुत सारे कुछ छोटे छोटे एसेट होते हैं जो बेसिकली आपके करंट एसेट यानी कि तुरंत काम आने वाले एसेट नहीं होते हैं, वो एसेट को आप माइनस कर देते हो करंट एसेट से। तो इसका जो पार्ट जो होता है आइडियल रेशियो, वो होता है 1:1, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लास 12 में आपने रेशियो चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, अनुपात वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोलता है करंट एसेट किसी कंपनी की 5 लाख थी, 2015 में वो 3,20,000 हो गई। करंट लायबिलिटी जो है वो 3,60,000 थी, बाद में 2015 में वो 4 लाख हो गई। तो वर्किंग कैपिटल में कमी कितनी आई होगी? देखिए वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है, पहले देखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं अपन। अगर पहले साल का अगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1,20,000, सॉरी 1,80,000 आपको दिखेगा, ये कि कम हुआ है, ठीक है, ये कम हुआ है, 1,80,000 आपका कम हुआ है, अरे यार, ठीक है, ये कम हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ी है, 3,60,000 से 4 लाख हुई है, मतलब 40,000 इंक्रीज हुई है, ठीक है, 40,000 इंक्रीज हुई है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका आंसर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हम सबको पता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2,20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा इसमें लगा था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। छोटी छोटी चीजें हैं, समय पे काम आती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, और अभी फिलहाल उसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन बाद में उसको डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू होम, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। एक योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए बिछाया गया जाल है। ये मैं बताऊं आपको, पंजाब की पीएससी में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है आप कहीं पे लिख लीजिए, और इसमें जो है आपका नाम होगा एलन, ठीक है। एलन जो है इसके लेखक थे। ये जो स्टेटमेंट की योजना यानी प्लानिंग जो है, आप इसलिए नहीं करते कि आप क्या बोलते हैं आपका काम अच्छे से हो, आप इसलिए करते हो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और फ्यूचर जो है आपके कब्जे में रहे, फ्यूचर में आप सारी चीज को कंट्रोल कर सको, दैट्स व्हाई आप प्लान करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, उसके पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि लाइक कम मिलते हैं, व्यूज तो कम हो ही रहे हैं कि 50-60 लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो 60-70 व्यू मिलता है। तो मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत जो है 70 लोग अगर देख रहे हैं, 70 लोग लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि 70 लोग कम से कम मुझे एडमायर तो कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। BIFR, ठीक है, ये क्या होता है, पहली बात तो was established on the basis of recommendation of which committee, ठीक है। तो गोस्वामी, मनमोहन सिंह, रंगराजन, तिवारी। तो ये तिवारी जी थे, उनकी कमेटी में BIFS यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये स्थापित हुआ था। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इसके अंदर स्थापित हुआ था। अब ये BISF किस पर्टिकुलर एक्ट में स्थापित हुआ था, तो ये SICA यानी कि सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ठीक है, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो तिवारी जी याद रहेंगे, BIFS याद रहेगा, सॉरी BIFR याद रहेगा, और
SIC यानी सी का याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है, कैसे भूल सकते हैं आप, ठीक है। और जो रंगराजन कमेटी थी 1993 की, ये जो थी, ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात आई तो रंगराजन कमेटी को आप याद कर लेना 1993, ठीक है। कई लोग, हम जो लोग हैं, इन लोग का बर्थडे भी 1993 को पड़ेगा, तो याद तो रहेंगे, ठीक है, याद तो रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि बजट, विच बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रोडक्शन बजट। मतलब देखिए, प्रोडक्शन बजट मतलब आप कितना सामान बनाएंगे, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है ना दोस्तों, बिजनेस में हम सोचते हैं कि कितना हम बेच पाएंगे, पहले हम सोचते हैं कि हम कितना बेच पाएंगे, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं। सो सेल्स बजट, ठीक है, विक्रय बजट पहले बनता है, उसके बाद उत्पादन बजट तैयार होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो कोई अगर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस, यानी कि अवांछनीयता। अवांछनीयता मतलब मुझे नहीं चाहिए वाला, ठीक है, उसकी परिभाषा किसने दी थी? देखिए, अवांछनीयता यानी कि वांटलेसनेस, ये ऐसे गरीब देशों में ही हो सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, बट ये सही बात है, क्योंकि जो अमीर देश होते हैं वहां पे वांटनेस मतलब वांटलेसनेस नहीं देखते हैं, वहां पे वांट्स देखे जाते हैं, जरूरत देखी जाती है, लोगों को क्या जरूरत है। अमेरिका में आप देखोगे हर किसी इंसान के ऊपर इतना कर्जा है, हर कोई लोन लेता है, वो वहां पे अपने लोग इच्छा पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, और वहां के बैंक भर भर के लोन देते भी हैं, पैसा बहुत है वहां पे। हमारी कंट्री में आप 25,000 40,000 भी कमा रहे होंगे तो आपको बैंक से ढंग का लोन नहीं मिल पाएगा। तो अवांछनीयता की जो परिभाषा निकल के आती है, वो हमारे ही देश के एक प्रोफेसर हैं, जेके मेहता, उनके द्वारा निकल के आती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस अकॉर्डिंग टू मेहता इज वन इज विच देयर इज नो पेन एंड नो कंसिक्वेंटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लेजर। द the feeling that one experiences in such a state of mind is best designated by the happiness as opined uh, opinioned by Mehta, ठीक है। He made the distinction between satisfaction और pleasure and happiness, ठीक है, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। उन्होंने एक फर्क किया था सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में। जरूरी नहीं है कि जो जो चीज मुझे सेटिस्फाई करती है वो मुझे हैप्पी भी मतलब खुश भी करती होगी। ये भी जरूरी नहीं है जो चीज मुझे प्लेजर दे रही होगी वो मुझे क्या बोलते हैं सेटिस्फाई भी कर रही होगी। अरे मान के चलो आपने मसाज करवा लिया, मसाज के आपके 5,000 रुपये लगने वाले, जेब पे तो बहुत बड़ा चोट पड़ेगा, तो आप उसको छोड़ देते हो, मतलब वांटलेसनेस आपके अंदर आ जाती है। पता है आपको कि वो अच्छा है, बट फिर भी आपको लेने की इच्छा नहीं होती है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याणमुखी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो कल्याणमुखी परिभाषा जो कल्याण कर सकता है उसी के द्वारा दी गई होगी। तो हमारे जो मार्शल साहब हैं उन्होंने ये परिभाषा दी हुई है, ठीक है, मार्शल साहब ने दी हुई है। और ये बोलते क्या है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। जहां मानव जाति आ गया वहां उसकी कल्याण की बात आ गई। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के उस हिस्से की जांच करता है जो भलाई की भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति और उनके उपयोग के सबसे अधिकतम निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपके पास लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये सेशन हम ओवर करेंगे, ठीक है। कुछ मेरे को भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, नींद कंप्लीट नहीं हुई है। मैं कल जरूर बनाऊंगा, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मार्केट कंडीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कंप्लीटली इलास्टिक। कौन से बाजार की स्थिति में वस्तु की मांग पूरी तरह से लोचदार होती है? हमने पढ़ा हुआ है कि मांग कौन से स्थिति में लोचदार होती है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट एकदम परफेक्ट कंपटीशन होगी, तो भैया कोई भी कभी भी कहीं से भी डिमांड रेस कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण कंपटीशन प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज। कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे?
तो जो इसमें 4 दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जे.एम. कीन्स और मार्शल। तो जो ये जे.एम. कीन्स है ना, ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वहाँ पे प्राइवेट होता है, वहाँ पे पब्लिक होता है, वहाँ पे इंडिविजुअल वाला कोई बिज़नेस भी होता है, ठीक है? वहाँ पे आपका जो प्रोप्राइटरशिप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल वाले को, यानी कि 3 पी, 3 पी, ठीक है? या पीपीपी जिसको बोलते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड, ठीक है? पब्लिक, मैं भूल गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया एंड जो आपके प्रोप्राइटरशिप, ठीक है? ये आपके तीनों ही चीज़ें इसमें आती है। तो 3 पी अपन बोलते भी हैं इसको, कई बार देखा भी गया है। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी, और बहुत-बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा बहुत दिन से जो 6-7 दिन जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए उसके लिए। थैंक यू। गुड नाइट।